नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दियो आंसर पे। उम्मीद करूंगा कि सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आगामी सीईटी को लेकर सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल मई जून यानी इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इससे पहले जो पहली बार इस बार जो सीईटी देगा उसको पिछले सीईटी यानी जो पिछला सीईटी 2022 में हुआ था उसमें किस लेवल के प्रश्न आए थे वो बहुत ज़रूरी है देखना। यानी जिसने सीईटी दिया भी है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने 4 शिफ्टों में हुआ, किसी बच्चे ने चारों पेपर दे दिए हो, नहीं दिए ना, उसने तो केवल खाली अपना पेपर देखा होगा। तो चारों के चारों शिफ्ट जो है अपन उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम शिफ्ट नंबर 1 यानी बात कर ले मतलब पेपर नंबर 1 की, तो पेपर नंबर 1 पढ़ेंगे। उसके बाद में 3 पेपर और हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। देख लेते हैं भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप सीईटी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को आगे भी मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में टोटल 8 वन्यजीव अभ्यारण्य भाई, ठीक है। तो आठों के आठों एक तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से जिले में है और ये कब कब बने थे, ठीक है। किसी की 2-4 की खास बातें भी है, बड़ा छोटा इस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये कहाँ रहेगा, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी जिले में रहेगा। कौन से जिले में रहेगा, रेवाड़ी में। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का है ना, तो वो कौन सा रहेगा, अबूब शहर जो कि सिरसा जिले में है ना, 87 में बना था। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि मात्र 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है और अपना कुरुक्षेत्र में रहेगा। छिलचिला जो आपका है वो आपका बना था 86 में। बिंडावास खप्परवास 2 वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है। बिंडावास 86 में, खप्परवास 87 में बना था। दोनों के दोनों झज्जर में रहेंगे, है ना। खोली रेतान 2007 में बना था, आपका कहाँ पे है, पंचकूला में है। इस तरह से हरियाणा में 2 संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। एक आपका भाई बात करें बीरबारा जींद में 2007 में बना, और एक आपका कैथल में सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी 2007 में बना था, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, कहने का मतलब कि 8 के 8 आप अच्छे से कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर दिख रहा होगा भाई पूरा का पूरा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी बात की जाए HPSC की, तो जब हरियाणा बना उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात कर ले हमें HSSC की, ये तो हो गया HPS से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना तो ये हो गई हरियाणा दिवस पर ही मान लीजिए आप 1 नवंबर को ये हुई है, मान के लीजिए हुई है ना। आर्टिकल कौन से के तहत है, आर्टिकल 315 के तहत है। अब बात कर लेते हैं HSSC की। अगर HSSC की बात करें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये आपका 1970 में बना था, है ना। HSSC कब बना, 70 में। दोनों ही पंचकूला में है, दोनों ही कहाँ रहेंगे भाई, दोनों ही आपके पंचकूला में है। आलोक वर्मा जो है अभी HPSC के क्या है, चेयरमैन रहेंगे। हिम्मत सिंह HSSC के चेयरमैन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। अगला क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से हिंदी वाले जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से कम एक क्वेश्चन तो दिखेगा, अब ठीक रहेगा ना। चलिए, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है। तो हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन है। अब लोकायुक्त की बात कर लें तो पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं भाई। लोकायुक्त एक्ट जो है 2002 वाला, 2002 में एक्ट आया था हरियाणा विधानसभा में, और इसे 27 जनवरी 2003 को नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी भी एग्जाम में है। 27 जनवरी 2003 को पास कर दिया गया। यानी हरियाणा लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ, 27 जनवरी 2003 को। हरियाणा लोकायुक्त एक्ट कौन सा है, 2002 का है। हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन बने, प्रीतम पाल बने। कौन बने, प्रीतम पाल बने। और बात कर लें वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, हरिपाल वर्मा है। क्या नाम रहेगा जी, हरिपाल वर्मा रहेगा। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, देखो पंजो खेड़ा, ये पंजो खेड़ा रहेगा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के अंबाला में। ये तो इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। किसकी अपनी याद में या क्या किसको ये समर्पित है, कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि किसको समर्पित है। तो अगर हम बात कर लें पंजो खेड़ा गुरुद्वारा की, तो मैंने ट्रिक बताई आपको कि पंजा हर किसी के आदमी के होता है, पशु के होता है, पक्षी के होता है, हर किसी के पंजा होता है। तो यह श्री गुरु हरकिशन साहिब, ठीक है, को समर्पित है।
अपने को याद करना, अपने को खाली मतलब याद करने से, ठीक है जी, है ना। अगर मैं बात कर लूँ और गुरुद्वारों की हरियाणा में जिनसे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, नाडा साहिब आपका पंचकूला में है, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। और आपका लाखन मांजरा गुरुद्वारा है, वही अपने लाखन मांजरा तेग बहादुर से संबंधित रहेगा, है ना। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आप यमुनानगर का कपाल मोचन गुरुद्वारा बताइए, तो भाई गुरु गोविंद सिंह से संबंधित रहेगा, है ना। तो ये गुरुद्वारे थोड़े आपको ध्यान में रखने हैं। गुरु तेग बहादुर के तो ना कैथल के तेग बहादुर के रहेंगे लगभग, जींद के तेग बहादुर जी के रहेंगे, रोहतक के तेग बहादुर जी के रहेंगे। यहाँ से होके दिल्ली गए थे गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु, तो यहाँ तो इनके हैं। ऊपर पंचकूला है और आपका बीच में अम्बाड़ा लगा लीजिए, इधर आपका ये अम्बाड़ा कर लो, ये पंचकूला हो गया और ये क्या हो गया, यमुनानगर। इन दोनों जगह जो गुरुद्वारे हैं वो 10वें गुरु के हैं। क्लियर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हरियाणा का पूर्वी देशांतर पूछा गया है। तो अक्षांश और देशांतर दो चीज़ें होती है, आपको पता होगा। देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं होती है ना। इस तरह से जो बीच वाली रेखाएं ये इस तरह लगा लीजिए ऐसे, ये मैपिंग में आपने देखी होगी। ये कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है। तो हरियाणा की बात करें तो देशांतर में आपको याद करना है 74 से 77, 3 का गैप होना चाहिए, 74 to 77, और किसी में नहीं है ना, बस इतने से ही काम चल जाएगा। अगर यहाँ पर पूर्वी देशांतर पूछा गया है, अब यहाँ पर अगर पूछा जाता कि आप बताइए अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो अक्षांश में क्या देते, अक्षांश में अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है भाई, ये वाली अक्षांश मान लीजिए, इस तरह की रेखाएं होती है, बिल्कुल बड़ी रेखाएं बोले तो भाई ये हरियाणा का 27 से लेकर 30 तक, मोटा मोटा ये याद कर लेंगे, ये हरियाणा का अक्षांश विस्तार होता है। और ये आपसे देशांतर पूछा गया, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए जरा। आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप अपने क्या है कोषागार है। तो भाई उस समय इनके अंदर बात करें तो 82 माने गए। अभी आप इनको भूल जाइए, इस प्रश्न को नए सिरे से याद करेंगे। हरियाणा में अगर बात कर लें उप कोषागार की 81 है, नई आर्थिक रिपोर्ट में कितने हैं, 81 उप कोषागार रहेंगे। क्लियर। एक तो ये बात आपको याद करनी है। दूसरी बात करूं कि हरियाणा में जिला स्तरीय खजाने कितने हैं, जिला स्तरीय खजाने। अब आप कहोगे जिले तो 22 है, लेकिन जिला स्तरीय खजाने कितने हैं, जिला स्तरीय खजाने आपके कितने रहेंगे, टोटल है 24 रहेंगे। ठीक है जी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको कवर करना है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, लेकिन एक बार एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आई हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र कितने हैं। तो पंजीकृत अटल सेवा केंद्र कितने हैं, 18,552। ठीक है, 18,552 आंसर माना गया। अब ये कुछ कहने का मतलब, ये सारे जो क्वेश्चन है ना आर्थिक रिपोर्ट से आ रहे हैं। मैं आर्थिक रिपोर्ट के आपको पीडीएफ दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मार्केट से बुक ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ भाई। ठीक है, यानी हरियाणा करंट के 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं पूरी इसके अंदर। आपने 2 अभी तो आर्थिक रिपोर्ट के देखे, ये बजट का ये कह रहा है 23-24 वाला बजट है। इसमें बात करें कुल वे है जो कृषि पे कितना वे किया गया है, खेतीबाड़ी पे, है ना। तो खेतीबाड़ी पे इन पे आपको आंसर देना खेतीबाड़ी पे कितना किया गया है। लेकिन अभी ये डाटा चेंज हो गया, हर साल डाटा चेंज होता है। तो आपको मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि भाई हरियाणा का बजट है ना, पिछला बजट 2024-25 का बजट, अभी तो नया बजट भी आ जाएगा 2-3 महीने बाद, है ना। तो भाई हरियाणा का पिछला जो बजट है, यानी हरियाणा का 2024-25 का बजट भाई ध्यान से लिख देना, उसमें मैंने स्पेशल ये चीज़ें करवा रखी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये भी देखो आर्थिक रिपोर्ट से क्वेश्चन आया एग्जाम में, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, इसके बाद तो भाई 21-22 भी आ गया, अपने 22-23 भी आ गया, है ना। अब 24-25 आने वाला है, मतलब पिछले साल का डाटा आता है अगले साल। जैसे 2025 चल रहा है ना, तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी 23-24 की। ठीक है, चाहे उसमें नाम लिख दे 24-25 का, 25 के साल का उसमें आगामी थोड़ा वो जिक्र होता है, लेकिन पिछले साल का बायोडाटा कहलाता है कि हरियाणा में कौन सी चीज़ कैसे क्या चल रही है, क्या क्या जगह कितनी क्या चीज़ें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब ये प्रति व्यक्ति आय चेंज होती रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में फिलहाल में है कितनी। चलिए, अब जैसे ये अपनी बुक में आर्थिक रिपोर्ट जो मैंने डाल रखी है उसके अंदर ये चीज़ें हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, भैया आप प्रति व्यक्ति आय बताइए। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है, ये आप लगा लीजिए, ये हरियाणा की है, ये वाले दोनों कॉलम, ठीक है, ये वाले, और ये वाला जो बच गया ये वाले, ये भारत के हैं। अब आर्थिक जो प्रति व्यक्ति आय 2 चीज़ों पे देखी जाती है,
प्रचलित भाव पर यानी करंट रेट पर देखी जाती है, प्रचलित भाव वाली ये हो गई। एक स्थिर रेट पर यानी 2011-12 के अनुसार आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, दो बातें हो गई। अब देख लेते हैं, पहले करंट रेट पे आएगी ये वाला कॉलम और दूसरा स्थिर भाव पे। तो हरियाणा की यहाँ पे आ जाइए, ये रहा 24-25 का, 23-24 का। ठीक है, अब आगे 24-25 का आ जाएगा। तो भाई 3,25,759 रुपये ये करंट रेट पर आ भाई, करंट पर। ठीक है, और ये बात करें तो स्थिर भाव पे रहेगी, क्या रहेगी, स्थिर भाव पे रहेगी 1,85,490। तो एग्जाम में क्लियर लिखा आएगा, नहीं लिखा है तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर जी। अब मैं आपको जानकारी के लिए कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। आप हमारे डिवाइन स्टडी ऐप पर लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं या रिकॉर्डेड लगाना चाहते हैं, दोनों ही सुविधा चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सके। नॉन स्टॉप बैच एक ऐसा बैच रहेगा जिसमें आप क्लास ना देखोगे तो बाद में भी देख पाओगे, अभी करंट में लाइव भी चल रहा है ना। तो अपनी ऐप पे जाइए, डिवाइन स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। कोई दिक्कत आए तो नीचे कॉलिंग नंबर दे रखी है, यहाँ पे मेरे को कॉल कर लेना भाई। आपको कोई ना कोई यहाँ से अगर किसी तरह की कोई मदद की जाएगी तो इन नंबरों से कर दी जाएगी। और मार्केट में जो बुक अपनी हरियाणा की नई सोच वाली है ये हर जगह अवेलेबल है। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी है और जो आर्थिक रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ ये भी है, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ में सभी टॉपिक भी स्टार्टिंग में आपको दे रखे हैं। ये अपनी करंट की बुक है, जो मैंने आर्थिक रिपोर्ट दिखाई वो इसमें भी रहेगी, है ना। इसमें कौन क्या मंत्रिमंडल ये कुछ भी दे रखा है। चलिए अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं आगे। तो भाई 10 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने करा था। तो पानीपत में सभी को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ जो है वो किसने किया था, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और आपको जानकारी के लिए पता होगा कि ये अभियान जो है 22 जनवरी को चला था और अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हुई थी पानीपत से। पूरे भारत में चला, काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा के लिंगानुपात में काफ़ी सुधार आया है ना। लगभग 916 के नियर बाई हरियाणा का लिंगानुपात अभी वर्तमान में पहुंचा हुआ है, जो कि पहले 879 हुआ करता था, 121 कम थे। हरियाणा के अंदर बात करें महिलाएं 121 कम थी पुरुषों की तुलना में, लेकिन अभी मात्र जो बात करें तो जो अंतर रह गया है वो देख लीजिए आप, 916 हो चुका है हरियाणा का, है ना। तो वही बात कर लूँ मैं, एक दो बात और पॉइंट की। तो भाई इसके साथ में एक सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई गई थी, जिसमें महिलाओं मतलब लड़कियों के लिए खाता खुलाई जाएंगे बैंक में अच्छी खासी, उसमें ब्याज दर दी जाएगी, है ना। और इसमें 10 साल की कम आय वाली या 10 साल तक लगा लीजिए, 10 साल तक की अगर किसी की लड़की की उम्र है ना, तो वो उसका क्या इसमें खाता खुल सकता है, किसके अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए अगला। और ऐसे ही अभी पानीपत से अपना सखी बीमा योजना भी शुरू हुई है 9 दिसंबर 2024 को। लाडली सामाजिक भत्ता योजना, तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है, ये कब चली थी। लाडली सामाजिक भत्ता योजना है 1 जनवरी 2006 को चली थी, और 2006 को लाडली वर्ष के रूप में, 2006 को बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया। भाई बालिका वर्ष किसे कहा जाता है, 2006 को ही कहा जाता है। यह योजना कैसी योजना है जी, हमने पर्सन तो बहुत बार सुना है लेकिन डिटेल में हमने इतनी इसके बारे में नहीं जाना, तो मैं आपको बता देता हूँ। यह वह योजना है, एक तो इसको बोल सकते हैं आप कि जनसंख्या पे नियंत्रण करना, है ना, और लिंगानुपात को क्या है बढ़ावा देना, दोनों चीज़ें इसके अंदर रहेगी। कैसे जी, अगर किसी के कोई मतलब माता पिता उसके एक संतान है और उसकी उम्र 45 हो चुकी है और 60 से कम है ना, 45 और 60 के बीच में है और एक ही संतान है, तो इस योजना के तहत वो फायदा उठा सकता है। जितनी बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना उतने ही पैसे इसके अंदर दिए जाए। मतलब 3250 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, तो 3250 या आज अगर किसी घर में एक लड़का है ना, चाहे एक लड़की है, एक ही है, संतान ही एक है और उम्र 45-60 के बीच में है, तो उनको ये पैसे दिए जाएंगे। अब बात नंबर 2 रही कि अगर 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां, 4, कितनी भी लड़कियां हो, सारी ही लड़कियां हैं, ठीक है, तो क्या होगा फिर, क्या है उसको भाई अपने उसको भी इस चीज़ में बेनिफिट दिया जाएगा। तो एक पे तो ऐसे होगा कि जनसंख्या थोड़ी कंट्रोल होगी, 2, 3, 4 ये सिर्फ लड़कियों के लिए, सारी लड़कियां होनी चाहिए, तो लिंगानुपात सुधरेगा। ये योजना है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में यूनिनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए, यानी उसकी पहुंच मतलब है उसको दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदारा लीग की स्थापना की गई।
तो देखिए अगर मैं बात करूं यूनियनिस्ट जो पार्टी जो है ये अपने बात करें चौधरी छोटू राम जी ने बनाई थी। और जमींदारा लीग भी बात की जाए तो चौधरी छोटू राम ने बनाया था। जमींदारा लीग जो है आपका ये अगले साल बना था, इसमें तो पार्टी बनी थी। और 24 में अगले साल बना था आपका क्या, जमींदारा लीग। अगर जमींदार लीग की बात की जाए तो ये अपने बात की जाए तो सर छोटू राम आपका क्या है, राइट आंसर होगा। और इनके साथ कौन थे, फजले हुसैन। क्लियर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को डॉट डॉट शब्द से संबोधित किया है। तो धरणीधर एक इतिहासकार है भाई हरियाणा का। इन्होंने हरियाणा को अखंड प्रकाश किताब के अंदर किस नाम से संबोधित किया, इनकी बुक का नाम क्या है, अखंड प्रकाश। इन्होंने कहा हरिबंका। और ये भी लिखा है कि हरि का मतलब है ना, हरि का मतलब भगवान इंद्र है। बताओ भाई, भगवान इंद्र बताया हरि का अर्थ यहाँ पे, ठीक है। और वैसे देखिए हरि प्लस याणा, हरियाणा, तो हरि का अर्थ क्या निकलता है, भगवान ब्रह्मा निकलता है ना भाई। बर्मा प्रदेश सुना होगा हरियाणा के बारे में, बर्मा प्रदेश है ना, तो बर्मा का प्रदेश है। हरि का मतलब भगवान वर्मा होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी किताब में हरि का मतलब इंद्र, बारिश का देवता, वर्षा का देवता बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कुरु जंगल, ये वही महाभारत के समय कहते थे। आर्यन किसके समय कहा जाता था, आर्यों का घर, ठीक है। हरियाणा को पुराने समय में अगर बात कर लें तो आर्यन भी कहा जाता था, है ना जी, बिल्कुल। आर्यन की बात करें तो आर्यन किसने बोला था भाई, आर्यन शब्द भी तो दिया था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने दिया था शायद, है ना, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने बिल्कुल आर्यन का यूज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य जो है का आयोजन कब होता है, खोड़िया तो ब्याह शादी में भाई दूल्हे के घर किया जाता है बारात रवानगी के बाद में। तो भाई ये कब आएगा, विवाह के अवसर पे, ठीक है, बिल्कुल। केवल ये महिला प्रधान रहेगा और महिलाएं इसमें पुरुषों का वेश धारण करके ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी पतली गर्दन वाला घड़ा जो होता है उसे कहा जाता है सुराही के लिए फेमस है। सुराही के लिए फेमस हरियाणा में कौन सा रहेगा भाई, सुराही के लिए फेमस रहेगा आपका झज्जर जिला, ठीक है। मुड्डे पीढ़े के लिए भी झज्जर फेमस है भाई, है ना। हुक्के के लिए भी झज्जर और भिवानी ये काफ़ी फेमस है। अगर बात करें इसके अलावा आपको जलेबी का गोहाना का पता है ना, हाँसी के पेड़े आपको पता है, लाख की चूड़ियाँ आपकी महेंद्रगढ़ की फेमस है वो पता है, मेहंदी फरीदाबाद की फेमस है वो आपको पता है ना। पित्तल के बर्तन आपके रेवाड़ी और जगाधरी के फेमस है वो आप सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मोरनी हिल्स जो है आपका है भाई, मोरनी हिल्स कहाँ रहेगा, शिवालिक पहाड़ी पंचकूला में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, पंचकूला, ठीक है। मोरनी की ऊंची चोटी का नाम क्या है, करो। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भाई आपकी 15-14 मीटर, ठीक है। ये नाम मिले तो उसके नियर बाई वाला जो भी मिले वो कर सकते हैं, चाहे 1478 दिया हो, 1476 दिया हो, है ना, लेकिन मेन 1514 मीटर आपको देखना है, मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। और पीछे मोरनी में भाई आग भी लग गई थी, ये क्वेश्चन भी करंट में पूछा गया था। चलिए राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे रहेगा, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क ये आपका कहाँ रहेगा, राजीव गांधी, इन राजीव गांधी के नाम पे बनाया गया है। सोनीपत में, पानीपत में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, या उत्तर नहीं देना चाहते। राजीव गांधी खेदड़ में रहेगा भाई, कहाँ है, खेदड़ कहाँ रहेगा, हिसार में। तो हिसार ऑप्शन में राजीव गांधी कहीं दे रखा है, राजीव गांधी हिसार नहीं है ना, तो उत्तर नहीं देना चाहता, यानी सारे ही गलत है। इसका ये आंसर माना गया। फिर बाद में ये चीज़ें देखने को मिलती है, जब आपको लगे ना सारे गलत है तो ये कराया करो, ठीक है। ये भी आंसर मानते हैं ये, है ना भाई, जब वो ऑप्शन में ना हो ना तो इसको दे देते हैं भाई इसने जो ये किया है उसका सही है। और वो वैसे दिए देखा जाए तो ऑब्जेक्ट इसमें उत्तर नहीं देना चाहता, है ना। तो वैसे देखा जाए तो भाई ये तरीका सही नहीं है। कैसे कि भाई इसमें से अगर कोई आंसर नहीं है तो बच्चा तुक्का मारेगा, उत्तर नहीं देना चाहता तो वो सोचेगा कि मेरा वेस्ट में जाएगा, है ना। तो ये होता है। बाकी भाई अच्छे से जिस हिसाब से सोच रही है, उनका जो अपना एक लगा लीजिए नियम रूल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया होगा, है ना। चलिए अगले पे आ जाते हैं। राजीव गांधी की बात करें 2007 में स्थापित होना शुरू हुआ, 2007 में स्थापित मतलब लगना शुरू हुआ था, और ये पूरा काम जो हो गया 2010 में इसकी इकाई शुरू हो गई। 600 गुना
गुणा में 600 गुणा में 2 यानी 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आप गलती क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, अरावली की पूछा है ना भाई मेरे, अरावली की। तो बताइए अरावली की आपको देना मेवात की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, करो चोटी। करो चोटी तो आपकी भाई शिवालिक की है, अरावली की तो है ही नहीं, काटो इसको। टिपरा की पहाड़ी, टिपरा की पहाड़ी भी पंचकुला में शिवालिक की है। अब अरावली का ही बताना है, तो बताओ मेवात की पहाड़ी ज़्यादा ऊंची है, डोसी की पहाड़ी? तो आंसर क्या देंगे जी, डोसी की पहाड़ी आपका सही आंसर होगा। और बात करें डोसी की पहाड़ी पर, कुलताजपुर नाम का एक गांव पड़ता है, उसी के पास में एक चोटी है ऊंची, से कुलताजपुर चोटी कहते हैं। 652 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? जितनी हरियाणा की भूमि है उसमें कृषि के अंतर्गत कितनी है? तो 81% कृषि के अंतर्गत भूमि है, यानी 81% पे खेती बाड़ी होती है हरियाणा की टोटल भूमि पर। और हरियाणा में खेती बाड़ी करने वाले लोग कितने परसेंट हैं? अगर बात करें कितने परसेंट लोग खेती करते हैं, 70% लोग खेती करते हैं। खेती करने वाले आदमी तो 70% है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आती है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर 81 आ जाएगा। अगर कितने परसेंट लोग खेती बाड़ी करते हैं, 70। कितने परसेंट लोगों का आजीवन केवल खेती पर ही निर्भर है, तो खेती करने वाले लोग तो 70% है जी। लेकिन बात करें 54% लोग ऐसे हैं जिनका क्या है कि भाई जो अपने जीवन जीने का जो उनको रोटी मकान कपड़ा चाहिए, वो भाई केवल ही कृषि पर निर्भर है उनका जीवन, ठीक है। ऐसे 54% लोग हैं। और खेती करते हैं 70% लोग, वो सेकंड बिजनेस भी करते होंगे कोई ना कोई, है ना। और 81% कृषि योग्य भूमि है, किसी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन, 7% बंजर भूमि है, वो भी याद करेंगे हरियाणा में। अगला, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम का स्थापना, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था उस समय। अनाज एटीएम आपका गुरुग्राम में, ग्रीन अनाज एटीएम बोलते हैं इसको, ग्रीन एटीएम भी बोला जाए। गुरुग्राम में अनाज एटीएम की स्थापना की गई। हरियाणा का पहला वाटर पार्क भी कहाँ बना आपका? गुरुग्राम में। वाटर पार्क भी कहाँ है अपना? गुरुग्राम में, ठीक है। तितली पार्क भी कहाँ है आपका? गुरुग्राम में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है? तो भाई रतवाई, स्वांग, गुग्गा या झूमर। झूमर को हरियाणवी क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है, याद रहे भाई, ठीक है। झूमर, एक घूमर होता है वो अलग है भाई, ठीक है। घूमर मत कर लेना, क्या करना है आपको? जय झंडा वाले को हरियाणा गिद्दा आपको करके आना है। गुग्गा को सब जानते हैं। स्वांग यानी स्वांग मतलब सांग, हरियाणा का राजकीय लोक नृत्य कह सकते हैं आप। रतवाई मेवात साइड में जब बारिश का मौसम हो, मानसून, उस समय मेवात, पलवल, फरीदाबाद उस बेल्ट में रतवाई नृत्य किया जाता है। चलिए अगला, हरियाणा हरिकेन सारे जानते हैं। हरियाणा का तूफान, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। कपिल देव का पूरा नाम पेपर में है कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव ने अपना आखिरी मैच जो है 1994 में खेला था भाई। कब है? 1994 में। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। 432 विकेट इन्होंने हासिल किए थे, है ना। और ये रिकॉर्ड रहा था इनका, अपने लास्ट मैच में इन्होंने अपना नया रिकॉर्ड कायम किया था कपिल देव रामलाल निखंज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक है भाई, कसरत का इनका क्या है? गेम रहेगा। कसरत जिम्नास्टिक में आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई निम्न में से ये भी जो पूछा गया ना, उस समय क्या है कि निर्मल गुलिया ने कोई ना कोई पदक जीता होगा, तो करंट में उन्हीं खिलाड़ियों का पूछा जाता है जो कि, जैसे मान लीजिए अभी अपने भाई पैरा ओलंपिक में मेडल बहुत सारे आए थे। ओलंपिक का तो फिर भी ध्यान हो जाता है, पैरा ओलंपिक का आप कम ध्यान करते हैं, तो पैरा ओलंपिक वाले भी अपने को क्या है याद करने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य 2022 के लिए आपने क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। तो 2022 के लिए सामाजिक कार्य के लिए किसे मिला था? गांधी को मिला था, यानी ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए। मोतीलाल मैदान को साइंस क्षेत्र में मिला था। नीरज चोपड़ा को खेल क्षेत्र में मिला था। रघुवीर तंवर को अपने साहित्य लेखन कार्य के लिए मिला था। ये तो 22 की बातें छोड़ो आप, 2025
26 जनवरी 2025, अभी 8-10-7 दिन पहले आपका भाई 2025 के लिए अनाउंस हुए, जिसमें से पद्म श्री में हरियाणा के 2 व्यक्ति शामिल है, पद्म भूषण में नहीं है कोई भी, पद्म विभूषण में भी कोई नहीं है, पद्म श्री, ठीक है। पद्म श्री में हरियाणा के 2 हैं। कौन कौन है वो मैं बता देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। गोगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में किसे अपने क्या है डोट में मनाया जाता है? तो फागण में तो नहीं आएगा, फागण में तो होली आती है, कार्तिक में भी नहीं होता। भादवा, ये तो हिंदी में अपनी लैंग्वेज भादवा बोलते हैं, भादवे बिल्कुल जी, सावन में नहीं होता है ना, बिल्कुल। तो भाई सावन में तो तीज हो गई आपकी, और फागण में आपका भाई होली हो गई, है ना। और यहाँ पे भादवे में आपका क्या रहेगा, गोगा नवमी रहेगा, है ना। गोगा नवमी पर ही क्या है ये अपने जो त्यौहार है वो बनाया जाता है। गोगा जी के भगत हाथ में एक लंबी छड़ होती है, उस पर रंग बिरंगे कपड़े लपेटे होते हैं, उनको चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चरी, ठीक है, पेपर में आया था, ठीक है। छड़ी से बोलो चरी। चलिए अब देख लेते हैं 2025 में किसे किसे मिला है। तो जी स्क्रीन पे देख रहे होंगे पद्मश्री 2025, भाई संतराम देशपाल जो कि झज्जर के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्हें साहित्य साधना में आपने क्या पद्मश्री 2025 दिया गया है। और वहीं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे रविंदर सिंह का गेम है आर्चरी, ठीक है। अभी भाई पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने आपने बात करें भारत का नाम ऊंचा किया, और पीछे भी कई अलग अलग मतलब आर्चरी कौन सा गेम होता है? निशानेबाजी बोले या तीरंदाजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तीरंदाजी। निशानेबाजी तो आपका क्या हो गया, एक शूटिंग हो गया, है ना। तीरंदाजी स्पेशल तीर चलाना, ठीक है। तो ये तीरंदाजी रहेगा। आर्चरी बोलते जिसे, ये कैथल के रहने वाले हैं हरविंदर सिंह, और संत राम आपके देशपाल जो है झज्जर के हैं साहित्य साधना में। याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी हमसे जुड़ना चाहे, नॉन स्टॉप बैच लेना चाहे, स्पेशल हरियाणा जी के, स्पेशल रीजनिंग मैथ है का अगर आपको बड़े बैच परचेज करना है, या आप LMSC की तैयारी कर रहे हैं उसका बैच भी अपने पास है, सिविल JEE का बैच भी अपने पास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी ऐप पर डेमो लगा के ज्वाइन कीजिए। ऐप का नाम है डिवाइन स्टडी, है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो ना, किसी को लगे कि मुझे इतनी गुंजाइश नहीं है, 1500 रुपये पे नहीं कर सकता, 1 साल की वैलिडिटी इसकी, फ़ोन कर लेना, नीचे कॉलिंग नंबर आपको दे रखा है। और ये नई सोच जो अपनी बुक है मार्केट में ले सकते हैं, अच्छी आपको क्या है कम से कम पेज की और बढ़िया डाटा की मिल जाएगी। और वहीं बात करें नॉन स्टॉप हरियाणा भी बुक मार्केट में अवेलेबल है। धन्यवाद, राम राम, नमस्ते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें।